बोलेगा कि नहीं? बोलेगा कि नहीं? बोलेगा कि नहीं? क्या बोलूं? पहले पूछ तो सही। मैंने तो बस पूछा था और अचानक एक फीमेल लीड नॉवल में ट्रांसमाइग्रेट होकर एक फालतू कैरेक्टर बन गया। मेल लीड सिस्टम ने मुझे एक टास्क दिया। मुझे वापस जाने के लिए फीमेल लीड से 100 बार सॉरी सुनना ही होगा। तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि फीमेल लीड को छत से उल्टा लटका दिया और उसे कोड़ों से पीटना शुरू कर दिया। जब वो मेरी मार से बेहोश होने ही वाली थी तब मुझे अचानक याद आया कि अरे मैंने तो उसे सॉरी बोलने के लिए कहा ही नहीं। जिस दिन में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था उसी दिन मुझे एक बोरी की तरह बांधकर एक सुनसान फैक्ट्री में फेंक दिया गया था। मेरे ठीक बगल में एक और लड़का उसी तरह बंधा हुआ पड़ा था जो इस नॉवल का ग्रीन टी मेल लीड 2 था। यह साबित करने के लिए कि फीमेल लीड मुझसे प्यार करती है या उससे, उसने खुद ही अपने किडनैपिंग का नाटक रचा था। किडनैपर के सू कुंग ह्यूए को कॉल करने के बाद वो और मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड यू यू यिंगिंग दोनों एक साथ वहां पहुंच गई और फिर शुरू हुआ वो क्लासिक 2 में से एक को चुनने वाला ड्रामा। किडनैपर बोला, तुम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकती हो, दूसरे को हम नदी में मछलियों का खाना बनने के लिए फेंक देंगे। मैंने चिल्लाकर कहा, सू कुंग ह्यूए मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा फियांसे हूं। वो बोली, सॉरी येचन, मैं जी बोडा को चुनती हूं, तुम 1 नंबर के धोखेबाज हो। मैंने कहा, तुम्हारी कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया, तुम्हारी शादी का घर मैंने खरीदा, तुम्हारे सिर से लेकर पैर तक सब कुछ मेरा दिया हुआ है और तुम किसी और को बचा रही हो। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है? सिस्टम की आवाज आई, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, टास्क 1% कंप्लीट हो गया है, बस 99 बार फीमेल लीड का सॉरी और चाहिए। वाह, मुझे कांग्रेचुलेट कर रहा है। इस तरह बंधे हुए नदी में फेंक दिए जाने के बाद तो वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियन भी जिंदा नहीं बच सकता। किडनैपर बोला, चलो लड़के, ऊपर जाने का टाइम आ गया है। मैंने कहा, यिंगिंग मुझे बचाओ। यू यू यिंगिंग चिल्लाई, येचन भाई मैंने तो आपको बहुत गलत समझ लिया था। जी बोडा को देखो, वो भी डरा हुआ है लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। और अपनी हालत देखो, कितने मतलबी और डरपोक लग रहे हो। कोई भी तुम्हें नहीं चुनेगा। मैंने किडनैपर से कहा, भाई तुम लोग यहाँ पैसे के लिए आए हो, किसी की जान लेना ठीक नहीं होगा। मेरी रस्सियां खोल दो, मैं खुद तैरकर वापस आ जाऊंगा। इससे तुम्हें जी बोडा से अपने बचे हुए पैसे तो मिलेंगी ही, साथ में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए भी दूंगा। बोलो कैसा रहेगा? किडनैपर ने सोचा, इस लड़के की बात में दम है, मुफ्त के पैसे भला कौन छोड़ेगा। जी बोडा के आजाद होने के बाद सू कुंग ह्यूए और यू यू यिंगिंग उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। किसी ने भी पानी में गिरे हुए मुझ पर ध्यान नहीं दिया। जब उनका ड्रामा खत्म हो गया तब जाकर उन्हें मुझे बचाने की याद आई, लेकिन तब तक मैं नदी के बहाव के साथ तैरकर किनारे पर पहुंच चुका था। मैंने एक राहगीर का फोन मांगकर पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस स्टेशन में मेरा स्टेटमेंट सू कुंग ह्यूए और बाकियों की कहानी से बिल्कुल अलग था। पुलिस ने मेरी बात सुनकर मुझे ही जमकर डांट लगाई और फिर हमें वहां से जाने दिया। सू कुंग ह्यूए बोली, येचन सॉरी, इस वजह से तुम्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, मैं आगे से तुम्हारी पूरी भरपाई कर दूंगी। मैंने कहा, क्या तुम्हारे दिमाग में सिर्फ आशिकी भरी है? क्या तुम्हें कानून का थोड़ा सा भी अंदाजा है? तुमने बिना पलक झपकाए झूठी गवाही दे दी, तुम्हें पता भी है झूठी गवाही देने का क्या अंजाम होता है? वो बोली, जी बोडा किसी किडनैपिंग केस जैसे बुरे लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। इससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसके करियर पर बुरा असर पड़ता। इसलिए हमने तय किया कि हम सब एक ही कहानी बताएंगे और तुम्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो फिर तुमने मेरी कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो पैसे दिए थे उसे शेयर्स में कन्वर्ट करके मुझे वापस कर दो। क्यों, क्या हुआ? उस वक्त तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। अगर मैंने सीड फंडिंग नहीं दी होती तो क्या तुम आज इस मुकाम पर होती? वो हिचकिचाई, मैं तुम्हें शेयर्स नहीं दे सकती। अगर कंपनी में मेरे शेयर्स कम हो गए तो कंपनी की स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। मैं तुम्हें मार्केट वैल्यू के हिसाब से कैश दे दूंगी। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया। अगर मेरे पास पैसा आ गया तो मैं सीधा इस फीमेल लीड के बिजनेस फील्ड में उतर जाऊंगा। ये आशिकी में अंधी लड़की भला मेरा मुकाबला कैसे करेगी? कहीं वो मुकर ना जाए, इसलिए मैंने सू किंगवे का हाथ पकड़कर कहा, किंग यू, मुझे तुम्हारे पैसों का लालच नहीं है, लेकिन तुम्हें अकेले इतनी मेहनत करते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट करके तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा सप्लायर बन जाऊंगा। हम पति पत्नी मिलकर काम करेंगे और पार्ट्स की कॉस्ट कम कर देंगे, जिससे मार्केट में हम सबको पीछे छोड़ सके। उसने मान लिया, ठीक है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। मैं उसे जल्दी पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहने ही वाला था कि तभी उसके फोन की रिंगटोन बजी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से जी बोडा के रोने की आवाज आने लगी। सू किंगवे एकदम से घबरा गई। बोडा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। इतना कहकर वो बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई और मुझे कमरे में अकेला छोड़ दिया। सच कहूं तो जी बोडा के रोने की आवाज सुनकर मैं सू किंगवे से भी ज्यादा टेंशन में आ गया था। वो कहावत है ना, फीमेल लीड नॉवेल्स में जब कोई ग्रीन टी ड्रामा करता है तो मेल लीड की जान पर बनाती है। खतरे का एहसास होते ही मैंने तुरंत घर के सीसीटीवी कैमरास का एंगल सेट किया। फिर मैं किचन गया और वहां से एक फल काटने वाला चाकू लाकर उसे सोफा के कुशन के नीचे छिपा दिया। थोड़ी ही देर में सू किंगवे सच में आग बबूला होते हुए वापस लौटी और उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। मैंने मासूमियत से पूछा, किंग यू, क्या हुआ? क्या तुमने पैसे ट्रांसफर कर दिए? वो चिल्लाई, पैसे?
तुमने जी बोडा पर तुम्हें किडनैप करने का झूठा इल्जाम लगाया। तुम्हारी वजह से उसे इतनी बेइज्जती महसूस हुई कि वो बिल्डिंग से कूदने वाला था। मैंने कहा, किंग यू, नदी में कूदने के बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया था और तब से तुम्हारे साथ ही हूं। क्या तुम अपना थोड़ा सा भी दिमाग इस्तेमाल कर सकती हो? मेरे पास उस पर इल्जाम लगाने का टाइम कहाँ था? वो चिल्लाई, मेरे बोडा ने तो अपनी नस काटने की कोशिश की है। क्या वो अपनी जान दांव पर लगाकर तुम पर झूठा इल्जाम लगाएगा? लोगो, इसे बांध दो। बोडा का गुस्सा शांत करने के लिए मैं आज इसे 100 कोड़े मारूंगी। तुम लोग प्रोफेशनल हो, इस अमीरजादे से क्या डरना? जल्दी करो। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? एक बार अपनी गलती मान लेने में क्या हर्ज था? तुम्हारी इतनी बुरी हालत देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैं हाफते हुए कहा, तुम यहाँ क्या नाटक कर रही हो? मेरे ये घाव किस जानवर ने दिए हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? वो बोली, ये सब तुम्हारी ही तो गलती थी। तुमने ही मुझे गुस्सा दिलाया था, इसलिए मैंने बॉडीगार्ड से कहा था कि वो तुम्हें थोड़ा सबक सिखाएं। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। सीसीटीवी कैमरा में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है वो मैं पुलिस को दे दूंगा। तुम लोग मुझे पीटने आए थे, मैं इस मामले को ऐसे ही रफा दफा नहीं होने दूंगा। वो घबरा गई। ये चेन, तुम्हें पैसे ही चाहिए थे ना? अभी कंपनी में मेरे 51% शेयर्स हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 70 मिलियन है। मैं तुम्हें सीधा 100 मिलियन दूंगी। बस इस मामले को यहीं खत्म कर दो, ठीक है? मैंने शर्त रखी, मुझे आज दोपहर तक ये पैसे चाहिए और तुम्हें एक अग्रीमेंट साइन करना होगा। उसमें लिखा होना चाहिए कि इन पैसों में से 70 मिलियन मेरे सीड फंड का रिटर्न है और बाकी बचे हुए 30 मिलियन तुम्हारे जानबूझकर मुझे घायल करने का कॉम्पनसेशन है। वो मान गई। उसी दिन सू किंग यूएन ने मेरे साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया और दोपहर में मेरे अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। पैसे मिलते ही मैंने तुरंत अपने लोगों को कॉल घुमाया, अपने भाई ये फान और अपने बेस्ट फ्रेंड लिन ले को हॉस्पिटल बुला लिया। वार्ड में घिसते ही लिन ले मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बस कर भाई, अभी तुम दोनों का सबसे जरूरी काम यह है कि मेरे लिए कुछ बेहतरीन बॉडीगार्ड्स ढूंढ कर लाओ। इन 2 घटनाओं से मैंने यही सीखा है कि मेरे पिटने का सबसे बड़ा कारण था मेरे पास पैसे और बॉडीगार्ड्स का ना होना। अगर पैसा है तो बॉडीगार्ड्स मिल सकते हैं, और अगर बॉडीगार्ड्स होंगे तो ना मैं किडनैप होऊंगा और ना ही कोई मुझे पीट सकेगा। बॉडीगार्ड्स के आने के बाद मैंने सुकून से अपने घाव भरने का इंतजार किया और फिर सबसे पहला काम ये किया कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सू किंग यूएन के साथ अपने ब्रेकअप की खबर पोस्ट कर दी। मैंने एक लंबी पोस्ट लिखी जिसमें बताया कि कैसे एक सी लिस्ट एक्टर जी बोडा ने हमारे रिश्ते में दरार डाली और कैसे उस धोखेबाज औरत के साथ मिलकर मुझे बुरी तरह पीटा। साथ ही मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट, अपने घावों की फोटोज और सू किंग यूएन के साइन किए हुए कॉम्पनसेशन अग्रीमेंट की कॉपी भी लगा दी। ये खबर आग की तरह फैल गई। ढेरों शेयर्स और कॉमेंट्स आने लगे और हर कोई जी बोडा और सू किंग यूएन को जमकर गालियां दे रहा था। जी बोडा इतना डर गया कि घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। वो रोजाना अपना ग्रीन टी ड्रामा दिखाता और सू किंग यूएन के सामने बेचारा बनने की एक्टिंग करता। वहीं सू किंग यूएन और यू यिंग यिंग मुझसे जनाब मांगने सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। सू किंग यूएन चिल्लाई, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें 100 मिलियन दिए हैं, क्या तुमने समझौता करने का वादा नहीं किया था? यू यिंग यिंग भी पीछे से बोली, ये चैन भाई, आप बदल गए हैं, आप कितने छोटे दिल वाले और अजनबी से हो गए हैं। मैंने पलटकर जवाब दिया, मैंने कब समझौता करने का वादा किया है? मैंने तो बस तुम्हारी माफी कबूल की है। सू किंग यूएन बोली, चैन, हमारी तो सगाई भी हो चुकी है, क्या तुम्हारा ये सब तमाशा करके सबके लिए मुसीबत खड़ी करना जरूरी है? तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या नहीं? अगर पहले वाला ये चैन होता तो वो जरूर उसे प्यार से मनाता, लेकिन अब मुझे इन दोनों को एक कड़ा सबक सिखाना ही था। मैंने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग घुटनों में है? मैं तुमसे पहले ही ब्रेकअप कर चुका हूं और तुम अभी भी शादी के सपने देख रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो? दुनिया का कौन सा आदमी इतना बेवकूफ होगा जो ऐसी औरत से शादी करेगा जो बॉडीगार्ड्स लाकर उसे पीटती हो? वो रोने लगी। चैन, मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है, सॉरी। क्या हम वापस एक नहीं हो सकते? मैं प्रॉमिस करती हूं कि आगे से मैं जी बोडा से दूरी बनाकर रखूंगी और मेरी वजह से तुम दोनों के बीच कभी कोई लड़ाई नहीं होगी। मैंने हंसकर कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम जी बोडा से दूरी कैसे बना सकती हो? तुम जैसी चालाक औरत और उस टॉक्सिक आदमी की जोड़ी तो बिल्कुल परफेक्ट है। फिक्र मत करो, तुम्हारे हर एक सितम का बदला मैं चुन चुन कर लूंगा। ये फैन, इन दोनों को घसीट कर बाहर निकालो, मुझे इनकी आवाज सुनकर सिरदर्द हो रहा है। वो चिल्लाते हुए बोली, हमें छूने की कोशिश मत करो वरना हम तुम पर छेड़खानी का टेस्ट कर देंगे। दरवाजा बंद होते ही कमरे में आखिरकार शांति छा गई। मैंने सू किंग ये की कंपनी पर रिसर्च करना शुरू किया। उसकी कंपनी मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस और डेली यूज के आइटम्स बनाती थी। अगर मैं इलेक्ट्रिक टूथब्रश मार्केट में उतरकर उसके साथ प्राइस वॉश शुरू कर दूं तो बहुत चांसेस थे कि मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता। इसलिए मैंने सू किंग ये की राइवल कंपनी से कांटेक्ट किया और अपनी लाइव स्ट्रीम का सेटअप रेडी कर लिया। क्विंग ये कॉस्मेटिक्स की सबसे बड़ी राइवल हुई यांग कॉस्मेटिक्स की सीईओ शेन यूए थी, जो खुद भी बेहद खूबसूरत थी। मैंने बिना बात घुमाए सीधा उसकी कंपनी में शेयर्स खरीदने का ऑफर रख दिया। मैंने कहा, बॉस शेन, मैं 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी कंपनी के 30% शेयर्स खरीदना चाहता हूं। वो बोली, ये सर, क्या आप बता सकते हैं कि इससे हमारी कंपनी को क्या फायदा होगा? हम पार्टनर्स चुनते वक्त ये देखते हैं कि इन्वेस्टर्स से कंपनी को क्या फायदा मिलेगा, हम सिर्फ पैसों पर ध्यान नहीं देते। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, शॉर्ट टर्म में मैं आपकी सेल्स डबल कर दूंगा।
और लॉन्ग टर्म में मैं आपके प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करके उन्हें मार्केट में और भी ज्यादा कंपेटिटिव बना दूंगा। वो मुस्कुराकर बोली, ये सर, आपके साथ काम करना मेरे लिए भी सम्मान की बात होगी। अगले दिन जब सू क्विंग ये और यू यिंग यिंग अभी भी जी बोदा के साथ आशिकी लड़ा रही थीं, मैंने लिन ले से लाइव स्ट्रीम का पूरा सेटअप लगवा लिया था और वीबो पर लाइव आने की अनाउंसमेंट भी कर दी थी। जी बोदा तुरंत घबरा गया। अब क्या करें? ये चन लाइव आने वाला है, पक्का वो फिर से मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगा। यू यिंग यिंग बोली, बोदा तुम डरो मत, हम अभी उसके पास चलते हैं। ये चन आजकल बहुत डरावना बर्ताव कर रहा है, कहीं उसका दिमागी संतुलन तो नहीं बिगड़ गया। सू क्विंग ये बोली, क्विंग ये सिस्टर, क्यों ना हम उसे कुछ दिनों के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दें ताकि वो वहां आराम कर सके। मैं पहले उससे बात करूंगी, फिर तय करूंगी। यू यिंग यिंग भड़क कर बोली, इसमें बात करने वाली क्या बात है? उसने जी बोदा का क्या हाल कर दिया है, उसे जल्दी से पागल खाने में डालो। सू क्विंग ये भी मान गई। ठीक है। इन तीनों ने मेरी पीठ पीछे मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजने की पूरी प्लानिंग कर ली थी और इधर मैं अपनी लाइव स्ट्रीम की स्क्रिप्ट याद कर रहा था। इस बात पर अड़ा था कि इन धोखेबाजों को आज एक नए लेवल पर बेनकाब करूंगा। सू क्विंग ये ने मुझे कॉल किया तो पता चला कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। फिर उसने मैसेज किया तो वो भी ब्लॉक था। इसके बाद यू यिंग यिंग ने भी ट्राई किया, लेकिन उसका भी वही हाल था। वो तिलमिला उठी, इस कमीने ने हम दोनों को ब्लॉक कर दिया है। जब वो अपने बॉडीगार्ड्स लेकर हॉस्पिटल पहुंची तो उन्होंने देखा कि मैंने उनसे भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स रखे हुए हैं। 4 नीचे पहरा दे रहे थे और 4 मेरे कमरे के दरवाजे पर। उन्होंने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन मेरे आदमियों ने उन्हें वहीं रोक दिया। मेरे आदमी ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? सू क्विंग ये गुर्राई, मैं ये चैन की फियोंसे हूँ, क्या मैं उसे देखने भी नहीं आ सकती? मेरे बॉडीगार्ड ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हमारे ये बॉस की कोई फियोंसे नहीं है, वो अभी सिंगल हैं। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो यहाँ से दफा हो जाओ और चुपचाप घर पर बैठो। जब हमारे ये बॉस ठीक हो जाएंगे तो वो एक एक करके तुम सबसे अपना हिसाब चुकता करेंगे। यू युइंग ने फिर भी जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। जब लिन ले निम से रोका तो उसने लिन लेई को सीधा एक थप्पड़ जड़ दिया। लिन लेई वैसे ही गर्म खून का था, उसने तुरंत पलटकर एक चांटा रसीद कर दिया। दोनों गुट आपस में भिड़ गए, लेकिन हमारे पास ज्यादा लोग थे इसलिए हमने बाजी मार ली और यू युइंग की पीट पीट कर हालत खराब कर दी। मैंने बाहर मच रहे हंगामे पर कोई ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल सही टाइम पर अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। हेलो एवरीवन, मैं सू क्विंग ये का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। जी बोडा ने सू क्विंग ये के साथ मिलकर मुझे इल्लीगल तरीके से बंधक बनाया और मेरे साथ बुरी तरह से मारपीट की। आज तक मुझे उन दोनों में से किसी से भी कोई सॉरी सुनने को नहीं मिला है। उल्टे जी बोडा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसे बदनाम करने के लिए अफवाहें फैलाई हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जी बोडा का स्वागत है, वो चाहे तो मुझ पर केस कर दे, मैं हर तरह की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं। इस इंट्रोडक्शन के बाद मैंने सीधे अपनी शर्ट उतारी और अपने चाकू के निशानों से भरे शरीर को कैमरे के सामने दिखा दिया। लाइव चैट में कमेंट्स की बाढ़ आ गई, हर कोई मेरे लिए हमदर्दी जता रहा था और जी बोडा। अगर आप भी मेरी तरह भारतीय सेना से दिल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में गर्व से आर्मी जरूर लिखें। जय हिंद।